अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में आज एक नई सियासी तारीख रकम की गई है। पीटीआई ने तजर्बा हमने देखा कि 2018 में किया पंजाब के अंदर, फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आज वही आज़ाद कश्मीर में भी हुआ। बड़े दिनों से जो नाम हम देख रहे थे, गर्दिश कर रहे थे आज़ाद कश्मीर में पीएमशिप के लिए, खबरों में जो नाम थे सरदार इलियास तनवीर, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, ख्वाजा फारूक और दीगर कुछ नाम थे जिन्हें आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐसा लग रहा था कि उड़ा कर रख दिया और एक ऐसे शख्स को यानी सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म के ओहदे पर ले आए, जिनकी कोई बड़ी सियासी प्रोफाइल या कोई आप कह सकते हैं कि बड़ा सियासी बैकग्राउंड नहीं था। पीटीआई नाज़रीन एक ऐसे नारे के साथ ही आई थी जिसमें मोरूसी सियासत का खात्मा प्राइम मिनिस्टर के नारों में शामिल था। इसके साथ साथ ये कहा जाता रहा है इमरान खान साहब की जानिब से कि हम स्टेटस को ख़त्म करेंगे, इस मोरूसी सियासत को ख़त्म करेंगे, माफियाज का मुकाबला करेंगे। तो क्या इसकी जो बैक टू बैक ये फैसले हो रहे हैं, हमने देखा पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से फैसला हो, फिर गिलगित के अंदर जो फैसला उस पर तनकीद तो हुई, लेकिन हमने देखा कि इमरान खान अपने फैसले पर डटे रहे। तो क्या ये स्टेटस को का खात्मा और फिर मोरूसी सियासत का खात्मा, बैक टू बैक इस तरह के फैसलों से इमरान खान के नारों की कुछ झलक अमली तौर पर नजर आ रही है या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और ड्रामा जो पिछले कुछ अरसे से हमने देखा कि बड़ी हाई पीक पर चला गया था, आज ऐसा लग रहा है कि उसका ड्रॉप सीन हो गया है। जहांगीर तरीन ग्रुप के नज़ीर चौहान जो इस ग्रुप के बड़ी मौसर आवाज़ थे और हमने देखा कि माजी में बड़े तल्ख बयानात दिए जाते रहे हैं नज़ीर चौहान साहब की जानिब से इमरान खान साहब के खिलाफ। पहले ज़रा आपको क्लिप सुनवाते हैं कि नज़ीर चौहान साहब की थी जहांगीर तरीन साहब से मुतालिक या फिर इमरान खान साहब से मुतालिक। सुनिएगा ज़रा, फिर वापस आते हैं और इस पर मज़ीद बात करते हैं। तो जनाब ये ख्यालात थे नज़ीर चौहान साहब के माजी में, क्या पीटीआई सिर्फ इमरान खान है? और आज बाकायदा तौर पर उन्होंने इलेहदगी का इजहार कर दिया है, इलेहदगी का बरमला तौर पर उन्होंने कहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से, और साथ में ये कहा है कि जहांगीर तरीन की जानिब से मुझे इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब ये मामला किधर जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और मामला, कराची में लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के मामले पर हम देख रहे हैं कि सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। ये मामला क्या है, इस पर भी जरा तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ चेयरमैन CPEC अथॉरिटी के ओहदे से गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस्तीफा दे दिया। ये सारा मामला के इस हवाले से एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है वो आपसे आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। सारे मामला पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, लेकिन एहतशाम साहब आगाज आपसे कर लेते हैं। एहतशाम साहब, तमाम तर तज्ज़ियों, तबसरों और खबरों के बरक्स आज इमरान खान साहब ने एक ऐसे शख्स को तैनात कर दिया जिसका ना कोई बड़ा सियासी बैकग्राउंड है, ना जिनका नाम ही खबरों में नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस तैनाती? सोनिया, आज की इस तैनाती को मैं इस तरह देखता हूँ कि मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि वो सरप्राइज़ आफ्टर सरप्राइज़ लोगों को देंगे, और इस हवाले से इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इस शख्स का नाम, जिनका नाम अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी है, कहीं दूर दूर तक कहीं नज़र आ रहा था। जो इंटरव्यू किए गए आप देख लें, 4 नाम आपके सामने हैं। सुल्तान महमूद साहब बैरिस्टर थे, उसके बाद 2 लोग और भी थे, तनवीर इलियास साहब थे, फिर ख्वाजा फारूक साहब थे। ये 3 नाम जो मुजफ्फराबाद से जीते थे फारूक साहब, उनके नाम आ रहे थे। अब आउट ऑफ नो वेयर ये जो नाम आया, अब इत्तलात जो आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह तौर पे जितने बड़े बड़े स्टालवर्ड्स हैं, सो कॉल्ड के हैं, जो भी हैं, उनको बताया आज़ाद कश्मीर के भी देखे वोट बैंक मेरा है, और फिर यह है कि मैं ना डिक्टेशन लूँगा और ना मैं किसी किस्म की जिसको कहते हैं किसी प्रेशर में आऊँगा, ना ब्लैकमेलिंग में आऊँगा। और मुझे ये कोई ना बताए कि जी किसी का वोट बैंक कितना है, उसके साथ कितने लोग हैं और कितने इलेक्टेबल्स उनके पास हैं। लेकिन अहम सवाल इस वक्त ये है कि ये उन्होंने बिल्कुल रिपीट किया। बुज़दार साहब को लगता है कि जी जो कह रहे थे उनको फारिग करना चाहिए। आज के फैसले के बाद मेरा ख्याल अब ये फैसला हो गया। अव्वल तो आजकल बात कोई नहीं कर रहा, सब लोग कह रहे हैं कि बुज़दार साहब भी 5 साल रहेंगे। फाइनली किस तरह मामला जाएगा, बैठ के फैसला होगा, देखा जाएगा उनका रहना कितना फ़ायदेमंद था, नुकसानदेह था। इसी तरह GB में जो हुआ, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये एक लिहाज से बड़ा बोल्ड फैसला भी है,
लेकिन साथ साथ इसके अंदर कुछ पहलू सोनिया ऐसे भी छुपे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि जब इस तरह के आप फैसले करते हैं तो बाज़-औक़ात आपको बड़ी पॉलिटिकल प्राइस उसकी बड़ी हैवी होती है, देनी पड़ती है। लेकिन ना इसमें दो राय नहीं है कि अब ये नए आदमी हैं, इन्होंने पार्टी को कैसे लेकर चलना है, फिर पार्टी के अंदर जो कैबिनेट के अंदर इख्तलाफात होंगे उनको कैसे देखना, फिर ये 4 बंदे जिनको नहीं लिया गया, आपका क्या ख्याल है कि ये आसानी से हजम कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो उनको हजम नहीं हुआ। उन्होंने वैसे तो बड़ा उन्होंने वाज़ेह तौर पे सराहा है कि इनकी जो तकर्री हुई है, लेकिन साथ साथ उनके ग्रीवेंसेस अपनी जगह हैं। वो किसी ना किसी स्टेज पे पब्लिक की अगर किसी स्टेज पे इख्तलाफात आते हैं तो वो डेफिनेटली इसको यूज़ एंड अब्यूज़ वाली बात सामने आएगी। लेकिन बहरहाल अपनी जगह एक बात है कि एक नया तजर्बा है और प्राइम मिनिस्टर जो डे 1 से उनका ज़हन है अपना, ना उन्होंने अपने साथ इस तरह के लोगों को रखा भी है तो 1 मिनट में जहांगीर तरीन हो कोई भी हो झटका दे के अलहदा कर दिया। कोई बंदा अगर समझे कि कोई बहुत ज़्यादा पार्टी के लिए अहम बन गया तो वो भी फौरी तौर पे उनको फारिग कर देते हैं। और दूसरी बात यह सोनिया के वोट बैंक जिस तरह नवाज शरीफ का पंजाब में है, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी है, इमरान खान का भी है, और GB में भी गिलगित बल्तिस्तान हो, उसके बाद आपका आज़ाद कश्मीर हो, आज़ाद कश्मीर में उनका जाना, 2 बड़ी पार्टियां आप देख लें इतने अरसे से, पीपल्स पार्टी PMLN, और फिर पिछले 5 साल में PMLN ने, अब लोग कह रहे हैं पर आहिस्ता से लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया था, नतीजतन उन्होंने भुगता लेके। यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं हिकमत अमली बेहतर होती। आप 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान में भी जीते, यहाँ पर भी उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल डिफरेंट होती। और बहुत सारे लोग उनके लोग कह रहे हैं कि जी ये धांधली का चक्कर जो है ना छोड़ें, उनकी पार्टी के लोग, अहमद खान साहब लोग कह रहे हैं कि नहीं। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा काम तो हुआ है। ये डेफिनेटली मेरा ख्याल है सोनिया आइंदा आने वाले लोगों के लिए सियासत में एक नई शुरुआत है कि भाई आप थोड़ा सा एक जो आपको कहते हैं स्टेटस को वाली बात, उससे हटें, बड़े बड़े नामों से हटें, और फिर एक बंदा अपना, अब देखें ना ये भी हो सकता है कि ये काम इतना अच्छा करके दिखाएं कि इनकी मुखालफत ही कम से कम हो, लेकिन देखना ये टेस्ट केस अब यही है देखने वाला, कितना चैलेंजिंग होगा। सब यही मैं आपसे पूछने जा रही थी। ज़ाहिर एक नई तैनाती, और जिस तरह से आपने भी बात की कि पंजाब के अंदर जब बुज़दार साहब की तैनाती हुई थी तो उस वक्त भी बड़ी तनकीद, और आज तक तनकीद हो रही है उन फैसलों पर। तो ये चैलेंजिंग कितना होगा प्राइम मिनिस्टर के लिए एक नए शख्स को लगाना, क्योंकि आपने देखा कि कश्मीर के अंदर मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिनका ज़ाहिर जिक्र होता भी रहा है, और पिछले 5 सालों में जिस तरह से PMLN की गवर्नमेंट वहाँ पर रही और जिस तरीके से बोल्ड फैसले के साथ साथ ये बड़ा रिस्क भी लिया है। ये प्राइम मिनिस्टर ने जुआ भी खेला है, मैं ये कहूँगा। लेकिन अब एक बंदा जो इतना ज़्यादा, ठीक है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से उनका ताल्लुक रहा है और वजीर भी रहे हैं, लेकिन बहरहाल इतने नॉन आदमियों में से वो नहीं है, बड़ा सियासी बैकग्राउंड नहीं था, नहीं है, बहुत बड़ी सियासी जिसको कहना है शख्सियात उनके साथ नहीं है पार्टी के अंदर। अब तो शायद क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और अनाउंस हो गए हैं तो फिर लोग साथ मजबूरन भी चलेंगे। दिल से कितने चलते हैं ये अलग बात है, कन्विक्शन के साथ चलते हैं ये कितनी देखने वाली बात होगी। लेकिन अहम बात यह है कि ये चैलेंजिंग टास्क है, यू नेवर नो कि ये किस वक्त क्या हो। फिर मुझे अपने तौर पे लगता है कि पार्टी के अंदर तो कोई बड़ा इनके लिए चैलेंज सोनिया नहीं होगा, लेकिन जब भी कोई वेवर करेगा थोड़ा बहुत तो जाहिर है अपोजिशन वाले तो आपको पता है वो इंतज़ार में होते हैं कि कब उनको मौका मिले। अब जाहिर सी बात है जिस तरह 11 सीटें पीपल्स पार्टी की हैं और 6 सीटें इनकी हैं PMLN की। भाई देवे जो अकबर साहब जो हारे हैं, जो एक जॉइंट कैंडिडेट थे, 15 वोट मिले हैं, मेरा ख्याल है ज़्यादा वोट बनने चाहिए थे, वो नहीं मिले। क्या वजह है, किसी ने वोट नहीं डाला या कोई नाराज़ है इनसे। लेकिन आइंदा आप देखिएगा कि ये डेफिनेटली हर मोड़ पे ये जॉइंट अपोजिशन कोई ना कोई मसाइल पैदा करने की कोशिश करेगी। वहाँ पे टेस्ट केस आएगा प्राइम मिनिस्टर का, नए प्राइम मिनिस्टर का जो क़य्यूम साहब हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और दूसरी बात यह है, सोनिया माजरत के साथ लोग कहते हैं कि पंजाब को एक तजर्बा किया गया इस्लामाबाद से मरकज़ से चलाने का, क्या ये तजर्बा आज़ाद कश्मीर में भी होगा, ये भी देखने वाली बात है। क्या आज़ाद कश्मीर में जितने नए लोग आए हैं अपने तौर पे परफॉर्म कर पाएंगे, अपने तौर पे सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN बड़े जो तकड़े लोग हैं उनका मुकाबला कर सकेंगे, या वो इस्लामाबाद की तरफ देखेंगे अपने मामला चलाने के लिए, देखने वाला। ठीक है, कितनी चैलेंजिंग है ये तैनाती। बहरहाल पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कायरा साहब आपके वक्त का। कायरा साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर है आज एक फैसला लिया गया इमरान खान साहब की जानिब से एक ऐसे शख्स को प्राइम मिनिस्टरशिप दे दी गई है जिसका नाम ही कहीं खबरों में नहीं था। तो कैसे देखते हैं सर आप सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की बतौर PM तैनाती को? आपकी आवाज कोई साफ नहीं है, क्या आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के बारे में कह रहे हैं? जी सर, मेरा सवाल ये है कि जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की तैनाती है कैसे देखते हैं आप इसको? आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म
का फैसला अपना, हुकूमत का अपना फैसला है जी, उसको हम क्या कहें। लेकिन बज़ाहिर ये फैसला कोई आसान फैसला नहीं है, इसलिए कि जिन साहब को वजीर आजम का चार्ज दिया गया है वो न्याजी जरूर है, लेकिन ये कहा जा रहा था कि आजाद कश्मीर के लिए भी बुज़दार 2 ढूंढा जा रहा है, तो लगता है ये बुज़दार 2 ही होंगे, इसलिए कि ये वजीर तो रहे, ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि वो वजीर रहे हैं, लेकिन उनकी वजारत का जो तरीक़ाकार था, ये जिसमें जितना उनका रोल था वो कोई अहमियत का हामिल नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चॉइस नहीं होगी। उनके पास एक्सपीरियंस बंदे थे, ख्वाजा फारूक साहब उनके पास मौजूद थे जो कि मुजफ्फराबाद से हैं, वकील हैं, एक्सपीरियंस हैं, उनका कई दफ़ा वो वजारतों का भी और असम्बली मेंबर रहे हैं। इसी तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद था, वो तो उनका अपना चॉइस था, लेकिन मुझे अगर आप ये सवाल कर रहे हैं तो इस सवाल का जवाब मेरा यही है कि इट्स नॉट ए गुड चॉइस। अच्छा एक सेकंड सुनिए, सॉरी सोनिया, कारा साहब, 2 चीजें जो मुझे लग रहा है जो लोग बातें भी, आपका क्या ख्याल है कि ये बुज़दार की अपॉइंटमेंट जो चीफ मिनिस्टर की हुई है उसको जस्टिफाई करने की बात है इस वक्त, जो लोग कहते हैं गलत फैसला किया। दूसरा लोग कहते हैं कि जी ये भी एक फैसला शायद बहुत अरसे के बाद किया गया कि इस्लामाबाद में बैठ के पंजाब को चलाया जाए। मुझे तो नहीं लगता कभी ऐसा हुआ हो। आपको लगता है कि आप सेंटर से बैठ के आप आज़ाद कश्मीर को भी चलाएंगे? आपको लगता है ऐसा होगा? सर कोशिश तो यही की जा रहेगी, आसार तो यही है, लेकिन क्या ये कामयाब हो पाएगा? तो मेरी दानिश में कामयाबी नहीं हो पाएगी, इसलिए कि दिन ब दिन जो इनकी गवर्नमेंट के मुद्दत खत्म हो रही है ना जी एहतशाम साहब, जी नए इलेक्शन की दागवेल पड़ेगी तो वफाकी हुकूमत अपने इधर मामला में उलझ जाएगी, और अगर कमजोर बंदा वजीर आजम आजाद कश्मीर होगा तो आज मेरी बात याद रखिए, वहां पे जो रवैया, जो मिजाज वजीर अमूर कश्मीर का है वो बहुत सारी तलखियों का बायस बनेगा, उससे बेहतरी के इम्कान नहीं होंगे। अगर कोई स्ट्रांग बंदा वहां पे होता और उनकी मुदाखलत को कम रख सकता तो उससे कोई बेहतरी के इम्कान हो सकते थे। इस सूरत हाल में मुझे तो बेहतरी के आसार नहीं लगते। लेट्स सी। इसमें एक चीज़ कारा साहब और भी है, अभी जिस तरह बुज़दार साहब के बारे में लोग बात करते हैं कि जी जब भी 2-4 दफ़ा बड़ा सोच समझ के फैसला भी किया गया कि उनको तब्दील भी करना है, नाम भी कुछ लोगों के फाइनलाइज हुए थे, फिर फैसला चेंज कर लिया गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि 3 सालों में बुज़दार साहब ने भी अपना एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना लिया है, और लोग कहते हैं कि एक उनको हटाने की एक वजह यह भी है कि आज उनको अगर हटाएंगे तो 25-30 MNA या से ज़्यादा भी उनके साथ होंगे, वो उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। पहले ही जहांगीर ग्रुप बना हुआ, तरीन ग्रुप, कुछ और लोग, तो ये भी आपका ख्याल है कि इतनी कैपेसिटी है उनकी बुज़दार साहब की? नहीं, मेरा बिल्कुल इससे मुफाद ख्याल है। जी मेरा ख्याल है बुज़दार साहब में ये जान नहीं है कि वो अपना ग्रुप क्रिएट कर सके, बना सके, उसको कोई वजूद पैदा कर सके। मेरा इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान हो, पंजाब हो या फिर आज़ाद कश्मीर, जैसे आपने भी बात की कि ऐसे शख्स को तैनात किया जाता है जिनका कोई ना सियासी प्रोफाइल या कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। तो सर, हमेशा से पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बात होती रही है कि मोरूसी सियासत है या बड़े बड़े माफियाज हैं, तो आपको नहीं लगता कि जैसे इमरान खान साहब बात करते आए हैं कि हमने स्टेटस को ख़त्म करना है, मोरूसी सियासत को ख़त्म करना है, तो इनके इस फैसलों से कहीं ना कहीं ये तासुर जाता है कि ये अब फैसला दुरुस्त है कि इसे मोरूसी सियासत का एटलीस्ट खात्मा होगा, स्टेटस को का खात्मा होगा? देखिए, बात मोरूसी सियासत की नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों के अंदर से क़यादतें पैदा होनी चाहिए, बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नए लोगों में अच्छे लोग मौजूद हैं, एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, जिनको टाइम मौका नहीं मिला, तो आप उनकी जगह अगर कम अहलियत को देते हैं तो यकीनन आपके फैसलों पे एतराज होगा। बाकी इसका रिजल्ट तो यकीनन आने वाला वक्त ही बताएगा कि अच्छा फैसला था या नहीं था, लेकिन आज तो उस पर असेसमेंट ही की जा सकती है ना। मेरी तारीफ में जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये फैसला मुनासिब नहीं है क्योंकि वो इतने तजर्बाकार नहीं है। बाकी तो किरदार सामने आएंगे आस्ता आस्ता। तो मैं एक मुखालिफ जमात के तौर पे जब देखता हूँ तो मैं समझता हूँ उनके पास चॉइसेस थी और नए लोगों को, असल लोगों को आगे लाना चाहिए था। अच्छा, माजरत के साथ कारा साहब, नए लोगों को तो अब ना आपकी पार्टी जल्दी एक्सेप्ट करती है बड़ा ओहदा देने में, आगे ले जाने में, ना PMLN समझती है। नए लोगों को, बड़े कम लोगों को आगे लाया जाता है। अभी आप देखें आज की जो खबर है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी
कितने करीब हैं गनी साहब जो वज़ीर तालीम है उनके। अब कहा जा रहा है कि जी उनको तब्दील करके किसी और को लाया जाएगा, इसी तरह और बात हो रही है। और कहने वाले लोग यही कह रहे हैं कि जी ये उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह जरदारी साहब चाहते हैं, ज़ाती मामलात में जिस तरह वो चाहते हैं बिलावल साहब, वो उस तरह का उनका रवैया नहीं है। तो इन हालात में कौन नए लोगों को एक्सेप्ट करेगा कायर साहब? सईद गनी एक पार्टी का पुराना नाम, लेकिन गवर्नर से नया नाम था। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना इलेक्शन लड़ा, उनको बहुत सारे कई पोर्टफोलियो दिए गए, और मैं यकीन से आपको कह सकता हूं कि सईद गनी को यकीनन किसी और बेहतर असाइनमेंट के लिए कहा जा सकता है, इससे कमजोर असाइनमेंट नहीं मिलेगी। सईद गनी उन लोगों में शामिल हैं जो हमारा जहां भी इलेक्शन होता है वहां पे उनकी एक्सेप्टेंस है अक्रॉस द कंट्री, एक फेस, पीपल्स पार्टी का नोन फेस है, कारकुन है। उनको किसी बेहतरी के लिए तो शायद रिप्लेस किया जाए, हटाया जाए, लेकिन उनको उनके किसी वजह से नहीं, उनकी किसी कमजोरी की वजह से। सुबह से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि वो अपना काम बेहतर तरीके से नहीं कर सके। जब पहली वजारत उनको दी गई थी वहां पे भी परफॉर्म नहीं किया, अब वज़ीर तालीम के तौर पे नहीं। आज ऑलमोस्ट सब चैनल पे बातें हो रही हैं और पीपल्स पार्टी के जराए से बातें चल रही हैं। देखिए, ये तो इत्तिशाम साहब स्पेस कितनी अवेलेबल है, मैं समझता हूं कि सईद गनी में वो सलाहियत भी मौजूद है और बदरजा उत्तम उसने मेहनत भी की है। सो मेरा ख्याल तबसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ग्रुप्स होते हैं जमातों के अंदर भी। सईद गनी एक कारकुन है, कारकुन का बेटा है। ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ। उन्होंने कराची में प्रूव किया है, उन्होंने अपनी सीट जो कि कभी पीपल्स पार्टी की नहीं थी, उन्होंने अभी वाउडा साहब वाली सीट पे, बाकी जगहों पे ही हैज परफॉर्म। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके खिलाफ कोई फैसला होगा। अगर उनको तब्दील करने का फैसला होता है तो वह बेहतरी का होगा। अच्छा कायरा साहब, एक और मामला है कराची में। अगर कराची की सियासत की बात करें तो कराची में लॉकडाउन और वैक्सीनेशन के मामले पर बड़ी सियासी बयानबाजी चल रही है। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी आमने सामने है। गुज़िश्ता रोज बड़े इल्जामात भी लगाए गए कि एक तो वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, ना सेंटर्स पर इंतजामात हैं, साथ में कह रहे हैं कि लसानी बुनियादों पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो सर ये क्या मामला है? वो कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन की मुखालफत तो नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए लॉकडाउन। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कराची शहर के अंदर ये पहली बात तो ये है कि क्या कोरोना का जो नया वर्जन है या जो ये डेल्टा वायरस है, क्या ये कराची के अंदर बहुत ज्यादा नहीं फैल गया? क्या 30% से इसकी तादाद ज्यादा नहीं हो गई? और क्या ऐसी सूरत में हंगामी इक़दामात उठाने की जरूरत नहीं है? जवाब है। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट अगर एक ऐसा इक़दाम उठाती है जिससे लोगों की जिंदगियों में तकलीफ होती है, उनके कारोबारी मामलात में तकलीफ होती है, मजदूरियों में तकलीफ होती है, स्कूल कॉलेजेस बंद होते हैं, लोग नाराज होते हैं, तो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने लोगों को, अपने इलेक्टोरेट को नाराज करना चाहेगी? आंसर इज नो। क्या इस तरह बंद करके लोगों को नाराज करने की सूरत में उनका कोई फायदा है? लेकिन सियासी तौर पे तो कायरा साहब नुकसान हो सकता है ना। अगर डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी साहब आज कह रहे हैं कि जी अगर फेडरल गवर्नमेंट मरकज हमें इजाजत दे तो हम शहर को खोल देंगे, मतलब वो बांगे दौल आपको चैलेंज कर रहे हैं सूबाई हुकूमत को। जी मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उसके ऊपर बाद में बात करता हूँ। पहले मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि क्या इसमें सिंध गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी का, चीफ मिनिस्टर का, हेल्थ मिनिस्टर का, किसी का कोई फायदा है? आंसर इज नो। तो फिर वो इकदाम क्यों कर रहे हैं जबकि वो कोरोना के मामले में फेडरल गवर्नमेंट से ज्यादा सेंसिटिव है? वहाँ हेल्थ की फैसिलिटीज पूरे पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा बेहतर है। ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट ज्यादा सेंसिटिव है। इसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट अगर इस पे नेगेटिव पॉलिटिक्स करना चाहती है और प्ले अप करना चाहती है तो ये समझना चाहिए कि ये मैंडेट उनका है। और अगर वो फैसला कर रहे हैं, हाँ। अब ये बात कि जी कराची में हो रहा है तो नवाबशाह में क्यों नहीं हो रहा, और नवाबशाह में हो रहा है तो फलां गोठ में क्यों नहीं हो रहा? ठीक है। तो ये कोई अक्रॉस द बोर्ड वाली बात नहीं। जहाँ ज्यादा है वहाँ होना चाहिए, ज्यादा है वहाँ पे आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। बहरहाल एक ब्रेक के लिए जरा मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कायरा साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, 20% से ऊपर का पॉजिटिव रेट है और कराची में ज्यादा है,
लेकिन दूसरी तरफ फिर एमक्यूएम पाकिस्तान आपको चैलेंज कर रही है। कल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब खुल्लम खुला चैलेंज कर रहे थे कि हम किसी सूरत लॉकडाउन नहीं करने देंगे आपको और हम विफाक के फैसले के साथ खड़े हैं। देखिए, वो वफाक के यहाँ एक अपनी गेम है, एमक्यूएम अपना एक गेम खेलती रहती है, वो खेलेगी। सवाल ये है कि वो क्या कह रहे हैं या मैं क्या कह रहा हूँ, इसको एक तरफ रखिए। हाँ। हालात क्या इतने खराब हैं? अगर खराब है तो उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स चाहिए। अगर हालात बेहतर थे तो उन्होंने कराची खोल दिया था, और कराची के अलावा अगर किसी और पोर्शन में सिंध में हालात खराब है वहां भी इसी तरह लॉकडाउन लगना चाहिए, और अगर नहीं है तो नहीं लगना चाहिए। और अगर ईज आउट हो गया तो उसके ये वो मेजर्स हैं जो मैंने पहले गुजारिश की कि अगर इससे हमारे खिलाफ एक मीडिया कैंपेन भी चल रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी एक पूरा ऑन स्टार्ट किए हुए है और लोगों की भी नाराजगी है, इसके बावजूद अगर ये फैसला हो रहा है तो कोई वजह होगी ना। और वजह बड़ी सिंपल है कि स्प्रेड बहुत ज्यादा है और उसको रोकने का एक तरीका कार है, जिससे फेडरल गवर्नमेंट हो सकता है इत्तेफाक ना करे और हो सकता है इस पे नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही हो। एमक्यूएम जो है उन्होंने तो चले लोगों को साथ, तभी जो तल्ख फैसला है वो पॉपुलर नहीं होता, तो वो पॉपुलर एक लोगों की डिमांड है जो नेगेटिव है, जो नुकसानदेह हो सकती है सिंध गवर्नमेंट की नजर में। लेकिन सिंध गवर्नमेंट सिंध के लोगों की नुमाइंदा है, उनके हक में फैसले करने का उनको मुकम्मल तौर पे इख्तियार है, और वो अगर कोई ऐसा इख्तियार इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों की जिंदगी बच सकती है, हालात खराब होने से बच सकते हैं, और उससे लोग नाराज हो रहे हैं, तो फिर नाराजगी मूल लेके सियासी जमात नाराजगी मूल लेके अगर फैसला कर रही है, माजरत के साथ ये वजह और क्या हो सकती है? कायर साहब, नाराजगी वाली बात तो मेरा ख्याल है ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि इंसानी जान की वक़्त ज़्यादा है, उसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी स्मार्ट लॉकडाउन लगा लें, आप जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ कर लें। दूसरा आप देख लें, ताजर बरादरी कराची की कायर साहब सरापा एहतजाज बन गई है। वो मतलब जिस तरीके की मतलब प्यार मोहब्बत का रोना भी है, उनके साथ धमकी भी है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आपको नहीं लगता कि कोई बीच का रास्ता, मतलब ये है कि चलें कुछ जगहों पे जहाँ ज़्यादा स्प्रेड है वहाँ पे कर दिया जाए, जहाँ पे नहीं है उसको, ताकि ये रोज़गार भी लोगों का साथ साथ चलता रहे, क्योंकि ये भी तो कायर साहब एक बड़ा सीरियस इशू तो है ना। सर, उन्होंने कुछ दिन के लिए पूरे शहर को लॉकडाउन करने का फैसला किया, यही एक तरीका था, पहले भी ऐसे ही हुआ। फिर आस्ता आस्ता पता चला जिन एरियाज के अंदर सर्वे हुआ जहां पे सूरत हाल जरा इंप्रूव हो गई, वहां उसको स्लो डाउन कर लिया गया, उसको ईज आउट कर दिया गया। जिन इलाकों के अंदर सूरत हाल खराब रही वहां वो सेलेक्टिव एरियाज के अंदर लॉकडाउन किया गया। लेकिन ये एक जब पूरी हाइक थी, उस पर एक अजाब था, जितनी तेजी से ये बढ़ रहा था। अगर मेरा सवाल और है, अगर सिंध गवर्नमेंट ये इकदाम नहीं उठाती और इससे ज्यादा जानी नुकसान हो जाता, जानी नुकसान, और बड़े तादाद में लोग फैलाव हो जाता। कायर साहब, माजरत के साथ पहला फैसला भी तो लोग आपका वो देखने, प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं गलत फैसला था, उससे स्प्रेड हुआ। और मोदी की मिसाल दी जाती है कि उसने भी लॉकडाउन किया, वही रेप्लिका किया आपने कराची में, उसका नुकसान हुआ, तो इसको कुछ सराहा तो नहीं किया जनरली। देखिए, गुजारिश ये है कि उस फैसले से पहली बात तो यह है कि सेंसिटिविटी थी, उसको देखा गया, और उस वक्त भी कराची में स्प्रेड हुआ था। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि जिन एरियाज के अंदर सिलेक्टिव लॉकडाउन लगाने की जरूरत होगी, अब ये तनाव था। अच्छा, ये भी याद रखिए 30% तक पॉजिटिव केसेस शायद पहले लॉकडाउन में नहीं आए थे, अब बहुत ज्यादा तादाद है, और ये बहुत खतरनाक है। तो हमें देखना ये चाहिए कि अगर सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, कुछ दिन के लिए किया है, उससे ताजर बरादरी तो यकीनन नाराज होगी। अच्छा, ताजरों को भी नाराज करना है, आपको भी नाराज करना है, लोगों को भी नाराज करना है, तो फायदा क्या है पीपल्स पार्टी का, सिंध गवर्नमेंट का? और फिर आखिरी गुजारिश ये है, इस पे आखिरी गुजारिश ये भी है कि अगर ताजर बरादरी ये समझे, अगर हमारे यहाँ ये फैसला ना हुआ होता और खुदा ना खास्ता ये तादाद 50% पे चली जाती है, अस्पतालों में जगह नहीं है और पैनिक ज्यादा हो जाता, तो आज आप हमें गालियां दे रहे होते, तो तुम लोगों ने बंद क्यों नहीं किया? सही। चलें कायरा साहब, अब जरा ऑपोजिशन की सियासत पर आ जाते हैं। कायरा साहब, हमने देखा जब ऑपोजिशन मुत्तहिद थी तो आपने हुकूमत को टफ टाइम दिया, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, सेनेट इलेक्शन के अंदर देख लें, फिर ज़िमनी इलेक्शन में भी आप लोगों ने मुत्तहिद होकर हुकूमत को पै दर पे शिकस्त रही। एक बार फिर अब जब से हम देख रहे हैं कि पीडीएम तितर बितर हुई, पीडीएम टूट फूट का शिकार है, हुकूमत एक के बाद एक कामयाबी समेट रही है, बिलावल भुट्टो भी यही बात कर रहे हैं, तो सर कहीं मुत्तहिद होने की कोई खबर हम सुन सकते हैं आगे? आप लोग दोबारा से मुत्तहिद होने का सोच सकते हैं? और इसी में कायरा साहब ये भी बता दें कि बिलावल साहब जो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन की तैयारी करें,
तो आपको लगता है कोई खबर है कि इलेक्शन जल्दी होने जा रहे हैं? देखिए, दिन ब दिन हालात जितने तल्ख होते जा रहे हैं, शाम साहब आपने बहुत सारे गवर्नमेंट देखी है, बहुत सारे हालात देखे, जितने हालात तेजी से चीजें खराब होने की अब कान पैदा हो गए हैं, जो माशी इशारियों के बड़े दावे थे वो भी खराबी की तरफ बढ़ने शुरू हुआ। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे बेहतरी हो जाए, मैं तो मुल्क की बेहतरी चाहूंगा ना पहले। लेकिन इसी तरह हमारे खारजा पॉलिसी में हमारे अफगानिस्तान की सूरत हाल है, बाकी सूरत हाल, तो जो आसार है वो यही है कि इस गवर्नमेंट की जो फेलियर्स की दास्तान है वो और बढ़ जाएगी, और इन्होंने जो ड्रम बीटिंग की हुई थी एहतसाब की, वो भी किसी तरफ नहीं लगेगी। तो यकीनन इलेक्शन के बगैर इस डेडलॉक से निकलने का रास्ता नहीं बनेगा, इसलिए मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं और रास्ता बने और अर्ली इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि बिलावल साहब के किसी ने कान में कहा है कि जी तैयारी करें? आप बजाय तो ऐसी चीज नहीं लगती, कोई इलेक्शन का दूर दूर तक निशान नहीं है। साहब सियासी आदमी हैं, सियासी रहनुमा हैं, वो सियासत की पल्स जानते हैं, वो अपने उस असेसमेंट में फैसले करेंगे, वो कानों में किए गए इशारों पे फैसले नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा कायरा साहब, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये जो आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था जी प्लीज, कि अपोजिशन के अलग होने से, टूटने से उससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है, ये बात दुरुस्त है। और हमने देखा कि जब अपोजिशन इकट्ठी हुई, उससे पहले हुकूमत जो थी वो बड़े एट द रन थी, बड़े जोरों शोर से। जब अपोजिशन इकट्ठी हुई तो हमने जल्द से जुलूस रैलीज की, और जब हमने बाय इलेक्शन अपने दोस्तों को बाय इलेक्शन पे राजी किया, जो कि बाय इलेक्शन का बायकॉट करना चाहते थे, तो बाय इलेक्शन ने हुकूमत की चूल्हे हिला दी। उसके बाद वो सेनेट के इलेक्शन को से पहले इस्तीफे देना चाहते थे, हमने उनको कायल किया, कन्विंस किया, और सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत एक्सपोज हो गई और वजीर आजम साहब को एतमाद का वोट दिलाया गया। वो लिया नहीं, उन्हें दिलाया गया। अब उसके बाद जब ये था कि हमने कहा जी लिखा हुआ एक मुआहदा है हमारा पीडीएम का, उसके तहत आप अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, वोट दिखाएं, नंबर दिखाएं। हमने कहा वो भी नंबर मौजूद है, लेकिन फिर ऐसी हालात क्रिएट किए गए, एक नॉन इशू को इशू बना के, शायद खाकान साहब ने, यासिर इकबाल साहब ने, मरियम बीबी ने भी, सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि पीपल्स पार्टी और एएनपी को नुकसान हुआ है। इलेक्शन का, आजाद कश्मीर का इलेक्शन और सियालकोट का इलेक्शन, कारा साहब अब चूल्हे हुकूमत की तकड़ी नहीं हो गई। और सर ये भी कह रहे हैं कि अब सारा फोकस हमारा सिंध पे है। कारा साहब गवर्नमेंट कह रही है हमारा फोकस अब सिंध पे। मैं उस पे आता हूँ, लेकिन अगर हम इकट्ठे होते और हम कश्मीर में इकट्ठे गए होते, यानी अपोजिशन इकट्ठी होती, तो पीटीआई की वहां 4 सीटें ना होती। इसी तरह यही सियालकोट था ना, जिसमें हमने बड़े लड़ाई के साथ हमने सीट जीत ली थी, बड़ी कंफर्टेबल पीडीएम ने। लेकिन जब अलग होकर मुस्लिम लीग ने सीट लड़ी तो वो बहुत उनकी तगड़ी सीट, उनका पुराना एक मुस्लिम लीग की पक्की सीट थी, वो भी हार गए। रही बात सिंध में आने की, तो सिंध में तो जी हम चाहते हैं कि वो आए। अच्छा, सिंध वजीर आजम साहब को बड़ी देर से इंतजार में बैठे हुए हैं कि उन्होंने जो वादे किए थे उनके साथ कोई आपके लोग तो कारा साहब उन्हें डरा रहे हैं, आपके लोग तो कह रहे हैं कि सिंध में आने का नाम ना लेना। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद इशूज पर बात करेंगे। स्टे ट्यून। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल यानी वो इदारा जिसमें इंजीनियरिंग से जुड़े तमाम उमूर जो हैं वो मुल्क में रेगुलेट होते हैं। एहतशाम साहब क्विकली अगर मैं आपकी तरफ आऊँ तो अब ज़ाहिर उनके इंतखाबात होने जा रहे हैं और ज़ाहिर बड़ा एक प्रोफेशनल इदारा है ये, इसमें भी कुछ सियासी असर व रसूख इस्तेमाल के साथ सियासी रवायात हमारी जिस तरह हैं उनको देखते हैं, वहाँ पर तो इस तरह के मामलात जिस तरह के नज़र आते हैं कि सियासत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं जो किसी को अच्छी भी नहीं लगती लेकिन चल जाती हैं। लेकिन अदारों में इस तरह की चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, अदारे इस तरह तबाह होते हैं। देखें, बड़ा अफसोस हो रहा है, 8 अगस्त को इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से नजीब हारून साहब MNA हैं PTI के, माजत के साथ उनको वो नॉमिनी है, उनके होना तो नहीं चाहिए था कि कोई इस तरीके से PTI के लोग। लेकिन मुसीबत यह है कि पीपल्स पार्टी PMLN ने जिस तरीके से रवायत डाल दी है। देखें, मौजूदा इस वक्त जो चेयरमैन हैं वो हैं जावेद कुरैशी साहब,
वो PMLN के नॉमिनी थे। उससे पहले पीपल्स पार्टी के ज़माने में नॉमिनी थे, नॉमिनी क्या वो चेयरमैन थे बाकायदा, अब्दुल कादिर साहब, वो खुर्शीद शाह साहब के भाई थे। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह की रवायत नहीं डलनी चाहिए। रेगुलेटर का काम है प्रोफेशन में लोगों को फैसिलिटेट करना, मैक्सिमम आगे लेके जाना, जो उनकी परेशानी है गवर्नमेंट के साथ मामलात को बेहतर करवाना। लेकिन वहाँ पे भी अगर सियासी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी तो अदारे ख़राब होंगे। आप PI को देख लें, जिस तरीके से PI अदारा तबाह हुआ, इसी तरह पीपल्स पार्टी PMLN के लोग गए, फिर आप देख लें रेलवे के देख लें, स्टील मिल देख लें, सब जगहों पे पीपल्स पार्टी PMLN घुसी हुई है। और ये PTI भी अगर अपना इस तरह नाम देगी तो मेरा ख्याल अच्छी बात नहीं है। बेहतर ये एक अदारे को इंडिपेंडेंटली रन किया जाए और वहाँ पे वहीं के लोग लगाए जाएं, बाहर के लोग नहीं आने चाहिए उसमें। अच्छा एहतशाम साहब, गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन CPEC अथॉरिटी के ओहदे से आसिम सलीम बाजवा साहब ने रिज़ाइन कर दिया और नई तकर्री हुई है, कैसे देखते हैं आप, क्या कोई खबर है इस हवाले से आपके पास? सोनिया, जो मेरी इतलात हैं माज़रत के साथ, चाइनीज़ खुश नहीं थे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जी बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम रुका हुआ था। हुकूमत तो कहती रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो जो मिटियारी से लेके लाहौर तक जिसको कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन है, वो अब बड़ी देर के बाद बनी है। लेकिन उसके साथ ये 600 मेगावाट 6000 मेगावाट जो है ना पावर प्लांट उसके साथ है, उसके साथ छोटे छोटे और पावर प्लांट लगने थे, वो नहीं लग पा रहे। अच्छा। इसी तरह से कहा जा रहा है कि जी और जगहों पे भी जितनी तेज़ी के साथ काम होना चाहिए नहीं। अब ये नए साहब जो खालिद मंसूर साहब हैं, आप देख लें एंग्रो में रहे हैं, एंग्रो के दूसरा एक और अदारा है एंग्रो कोल, वो चाइना के साथ है। इसी तरह से आप देख रहे हैं बड़े बड़े अदारों में, वर्ल्ड बैंक में, इसके अलावा क्या कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी उन्होंने काम किया है, हपको के चेयरमैन रहे हैं। तो एक्सपर्टीज़ तो बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों का ख्याल है, कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि असद उमर साहब का भी बड़ा रोल है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब भाई वक्त पे फैसला करना था नहीं किया गया, जब वो उन पे इल्ज़ामात थे उस वक्त उनको कहा, उस वक्त वो आपने देखा वो थे इंफॉर्मेशन के स्टेट मिनिस्टर थे, वो फंसे भी बेचारे उसी वजह से, पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, खाली चेयरमैन होते CPEC के तो ये मामला नहीं आना था। लेकिन वो कहा जाता है कि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें थी, जिस तरह बीवी के बारे में कहा जाता है $20,000 जो उनके थे उनके अकाउंट में, उनको नहीं शो किया गया, उसको क्या कहते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल होती है उसका नुकसान हुआ। बहरहाल एकदम से ये फैसला नहीं हुआ। कहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि चाइनीज़ भी परेशान थे, गवर्नमेंट भी चाह रही थी कि भी CPEC प्रोजेक्ट उनको एक्सेलरेट किया जाए, तेज़ किया जाए। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जोन बनने हैं, वो उन पे काम होना चाहिए। तो अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये भी कम एक्सपर्ट नहीं है, मंसूर साहब इन पे काम किया जाएगा। तो दुआ करते हैं कि अच्छी तब्दीली होनी चाहिए। अच्छा, नज़ीर चौहान साहब का मामला एहतशाम साहब, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि बड़ी हाइप क्रिएट कर गया था, अचानक से क्या हो गया, ये तो ड्रॉप सीन हो गया। उन्होंने कहा कि मुझे तो इस्तेमाल करते रहे जहांगीर तरीन साहब। कैसे देखते हैं सर, खतरा टल गया है अब जो बातें हो रही थी कि बड़ा एक चीज़ तो माज़रत के साथ मुझे जिस बात का दुख भी है कि मतलब जहांगीर तरीन ग्रुप तो एक्सपोज तो हुआ ना, इसका मतलब है कि आपने इन जैसे लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जो कि वो खुद कह रहे हैं कि जब वो चीनी माफिया का चक्कर था, जब फंसे हुए थे तो हमने इस्तेमाल किया गया। मैं ना रात देखता था ना मैं दिन देखता था, रमज़ान में इनके साथ खड़ा रहा, लेकिन मेरे साथ धोखा किया गया। मैं जब मुश्किल मेरे पे वक्त आया तो कुछ नहीं हुआ। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि जी उनका शहजाद अकबर के साथ झगड़ा क्रिएट किया गया, कराया गया, बाद में सुलह सफाई माफ। आज पे एक वक्त था कुरान पे हाथ रख के आपने देखा, क्लिप चलाया भी, आपने कहा, उन्होंने कहा कि जी हमने इनके साथ रहना है जहांगीर तरीन के। मेरा अपना ख्याल है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जितनी तेज़ी के साथ आगे गया था, स्ट्रॉन्ग बना था, ये आपका बजट पास होने के बाद उसको डंड पड़ा है। और मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से हुकूमत के लिए आसानियाँ पैदा हुई हैं। अब आप पार्टी के अंदर खतरा भी टल गया और ग्रुपिंग कम से कम होगी, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि खान जो है ना वो किसी तरीके से प्रेशराइज नहीं होता, ब्लैकमेल नहीं होता। और जो लोग उसके साथ हैं उनको भी समझ आ रही है कि वो हुकूमत हो ना हो वो अपनी बात मनवाएगा, तो लोगों को समझ आ रही है कि इस तरह की सियासत काम नहीं करेगी। मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्ग मैसेज है जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए कि वो आप आगे चल के क्या करना चाहते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है रिलीफ तो उनको मिल गया चीनी के स्कैंडल के हवाले से, FIA जिस तरह पीछे हटी है, जो कंसर्न लोगों को हटाया गया, जो तहकीकात कर रहे थे, जिनके खिलाफ जा रहे थे, उनको रिलीफ तो मिल गया। लेकिन इसके साथ साथ अगर आज इनका चौहान साहब का जो बयान आया ये आई ओपनर है, ये तो बता रहा है कि जी किसी वक्त भी कोई उनको खासतौर पे जहांगीर तरीन खान जो है ना उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये लम्हा फिक्री है उनके लिए। आने वाले दिनों में ये तसलसल आप देख सकते हैं। मेरा ख्याल है ये पार्टी के अंदर ग्रुपिंग जो है ना वो बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, ग्रुपिंग कामयाब नहीं होगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ये पंजाब में है, कुछ और लोग भी हैं, मेरा नहीं ख्याल। लोगों को एक आवाज़ समझ आ रही है
कि हुकूमत या नहीं हुकूमत, बात अपनी मनवाएगा इमरान खान साहब, लिहाजा उसके साथ चलना चाहिए। दिलों के हाल अल्लाह जानता है किस वक्त कोई साजिश करे, किसके साथ क्या मिलकर करे। अब ये कहते हैं लोग, उनको परवाह होती है जिन्होंने हमेशा बैठना होता है, जिनके असासे होते हैं, जिनके लिए सियासी तौर पे पीछे हटना मुश्किल होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अब ज़्यादा ये पार्टी के अंदर, पीटी के अंदर ग्रुपिंग चलेगी। क्या अपोजिशन हो या पीटीआई के अंदर अपनी ग्रुपिंग को बज़ाहिर 2023 तक हुकूमत के लिए कोई बड़ा खतरा इस वक्त नजर नहीं आ रहा? अब देखने बड़ा खतरा तो कायर साहब से भी गुफ्तगू हो गई, बिलावल साहब कह रहे हैं अली इलेक्शन हो जाएंगे, पीपल्स PMLN खामोश होकर बैठ गया है। मरियम नवाज का इंटरव्यू देख लें, वो कहती है मैं 5 साल देती हूँ। तो मुझे नहीं लगता 1 साल पहले इलेक्शन होंगे, इलेक्शन वक्त पे होगा। 2 साल में थोड़ा सा अगर महंगाई वाला मामला, बेरोजगारी वाला मामला, गुर्बत, ये बेहतर हो जाए तो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में होगी पीटीआई। ये था हमारा आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।